हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। इसका दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट हमने देख रखा है जहाँ पे हमें कुछ बातें, बेसिक बातें की, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, बर्नौलीज़ थ्योरम क्या है, एंड स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या है, या उसी को टॉर्सैली लॉ बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। पिछले लेक्चर पे कुछ हमने एक दो न्यूमेरिकल भी की उससे संबंधित जो होंगे। आज भी हम यही करने वाले हैं। इससे पार्ट 2 में थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं, और एक बार हम थोड़ा शॉर्ट में आपको रिवीजन करेंगे हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, और साथ में आप क्या करेंगे, अगर जिन्होंने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है वो जाकर आपका यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप ट्राइएस क्लासेस नाम से सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे आप पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद आज का पार्ट आप देखेंगे, समझ में आएगा। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बेसिक तरीके से, ये है कि शॉर्ट में आपको कल का लेक्चर भी थोड़ा रिवाइज करवाऊंगा जिससे हम आज के लेक्चर को आसानी से कर सकें। ओके, आइए देखते हैं कल हमने क्या किया था, उस विषय पे बात करेंगे थोड़ा शॉर्ट में, उसके बाद आज के लिए हम करेंगे। आइए देखते हैं। हम बात कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। फ्लूइड के विषय में क्या बात कर रहे थे कि भाई उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। उसमें से हमने उसके कुछ फ्लो के बारे में जानना चाहा कि उसका फ्लो कैसे होगा। बेसिक डिफिनेशन है जो कि ज़रूरत पड़ेगी हमें किसी भी चीज़ों को पढ़ने के लिए, जो कि आपके जिसको आप समझते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलिए या बर्नौलीज़ थ्योरम बोलिए, उन सब में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए बेसिक बातें करते हैं थोड़ी सी, जिसे बोलते हैं स्टेडी फ्लो। बाकी ऐसे डिफिनेशन और आते रहेंगे, लेमिनार क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, वो सब हम बातें करेंगे, जहाँ पे आएगा वैसा करेंगे। यहाँ पे बोलते हैं स्टेडी फ्लो क्या है। स्टेडी फ्लो इज द फ्लो इन विच फ्लूइड वेलोसिटी एट पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या बोलते हैं उसको? एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज अ फ्लूइड दैट डजंट चेंज डेंसिटी और वॉल्यूम व्हेन प्रेशर चेंज, उसे बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कैसे फ्लूइड होंगे? जिन पर जब हम प्रेशर अप्लाई करें तो उनकी डेंसिटी एंड वॉल्यूम चेंज ना हो, उसे बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। दूसरी बात हमने क्या की थी इसमें, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। उन्होंने कहा कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहें इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि मास के कंजर्वेशन को दिखाता है इन फ्लूइड डायनेमिक्स। इन फ्लूइड डायनेमिक्स सिंपल सा है। इन स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो अभी हमने पीछे डेफिनेशन देखा, किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें उसमें सभी पार्टिकल का जो वेलोसिटी वो टाइम के साथ हमारा चेंज नहीं होगा, उसे बोलेंगे स्टेडी फ्लो। मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इनटू ट्यूब ऑफ फ्लो इज अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना फ्लूइड इंटर करेगा उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। उस पर अगर हम देखें तो इसके आगे हमने क्या किया था कि दैट इज मास और पर यूनिट टाइम में, मास पर यूनिट टाइम में जो भी इंटरवल हमने टाइम लिया है उसको क्या ही, ये दोनों कांस्टेंट होंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने कल आपको किया होगा, मास जो होता है डेंसिटी क्या कर लिखते हैं हम लोग, मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं जो कि होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या इसको बोल सकते हैं हम लोग डेंसिटी को क्या, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है आपको, ठीक है। लेंथ कितना ट्रेवल करेगा, वेलोसिटी इंटू, देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमने v1 रखा, यहाँ v1 है, और टाइम इंटरवल हमने कितना लिया है, डेल्टा टी, तो यहाँ से हो जाएगा v1 डेल्टा, ये हमने जनरल केस लिया है इसलिए v1 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा ये v एंड डेल्टा टी। सिमिलरली आप देखिए m1 के लिए जब हम यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, वहाँ हो जाएगा ρ1 a1 v1 डेल्टा टी, ρ2 a2 v2 डेल्टा टी नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको ये मिलेगा। अब बात कर रहे हैं हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होंगे, जिस पे प्रेशर अप्लाई करने पे उस पाइप में जो भी आपने ट्यूब लिया उसके किसी भी पॉइंट पे डेंसिटी हमारी चेंज नहीं होगी, मतलब डेंसिटी हमारी सेम होगी। डेंसिटी सेम होने पे ρ1 एंड ρ2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट कम्स और रिजल्ट a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। अब ये इंप्लाइज करता है कि a1 v1 अगर a2 v2 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि a इंटू वी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, दैट a इंटू वी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, या ये बोल सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है वो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, अगर वेलोसिटी बढ़ाना है तो हमको एरिया को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा।
सिमिलरली ऐसा ही एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे पाइप से वाटर से अगर हम पौधों पे पानी देते हैं, उस समय क्या होगा, अगर हमको उसके वेलोसिटी को बढ़ाना है तो पाइप को थोड़ा सा दबाएंगे, उसके एरिया को, उसके जो एंड होता है उस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, एरिया हमारा कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं उसका तो हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये सिंपल सा एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि A इंटू वी, जहाँ A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस पाइप को हमने लिया है, V क्या है, वेलोसिटी जो फ्लूइड का वहां से निकलेगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। दैट इज द नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सिंपल सा है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये हमने पढ़ रखा है। ये आपका लेक्चर 1 है। अब देखिए आगे, देखिए हमने क्या किया है। बर्नौलीज थ्योरम क्या है? बर्नौली थ्योरम ये कहते हैं कि अगर कोई भी हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, इरोटेशनल फ्लूइड है, अगर ऐसा फ्लूइड है फ्लो कर रहा है किसी नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब से, नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब से फ्लो कर रहा है, समथिंग प्रेशर की वजह से P1 P2 कुछ प्रेशर होगा, अगर फ्लो कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, उसके अंदर आपका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे ट्यूब में हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल, अभी हमने डेफिनेशन डिफाइन किया था, इनकम्प्रेसिबल क्या है, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन ए फ्लूइड देयर नो चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी एनीवेयर इन द फ्लूइड, दैट इज द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। नॉन विस्कस क्या है, जिसमें विस्कस फोर्स अप्लाई ना हो, कि मतलब 2 लेयर अगर लिक्विड के जा रहे हैं तो उनमें क्या हो, किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस ना हो। एनर्जी लॉस होने का मतलब यह है कि उसमें फ्रिक्शन जैसा ये सब कुछ वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज द नॉन विस्कस फोर्स। हम विस्कोसिटी अभी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा आपका, नॉन विस्कस फ्लूइड बोलेंगे। थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, then the sum of the pressure energy per unit volume, the potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume is same at every point in tube, is same at every point in tube। हमेशा क्या होगा, ट्यूब के हर एक पॉइंट पे ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। दैट इज नोन एज बर्नौलीज थ्योरम। आई होप ये क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है कि भाई प्रूविंग तो बाद में, कभी कभी आपसे केवल स्टेटमेंट बात करेंगे, वो स्टेटमेंट क्या लिखिए आप, केवल स्टेटमेंट, और चीजों को याद रखने की प्रैक्टिस करिए कि इससे क्या हो कि आपका ये भी क्लियर रहेगा, थ्योरी भी, और आपका जो समझ है वो विकसित होगा आपका इससे। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम इन केस ऑफ एसटीडी फ्लो, हमें ये ध्यान रखना है, इन शब्दों को ध्यान रखना है, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो फ्लूइड through a tube of non-uniform cross section, then the sum of the pressure energy per unit volume, potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume is same at every point in tube. This is known as Bernoulli's theorem बोलते हैं इसको। जहां पे अगर इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना हो इसे बोलेंगे P, जहां पे ये P क्या कहलाएगा, हमारा प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी एच क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 1/2 रो वी स्क्वायर, जहां वी वेलोसिटी है ऑफ फ्लूइड, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होगा। कंसीडर अ लिक्विड फ्लोइंग स्टेडली थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर, इफ P1 and P2 आर द प्रेशर एट 2 ends of the tube respectively। अगर ऐसा हम कंसीडर करते हैं, इसकी प्रूविंग अब करेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट है, यहां से हम इसकी देखिए इसको हम सत्यापित करेंगे कैसे होगा ये। तो हम कंसीडर करते हैं कि एक लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ये, एंड एज शोन इन द फिगर, आपको फिगर आगे दिखाएगा, इफ P1 and P2 आर द प्रेशर्स एट द 2 ends ऑफ ट्यूब रिस्पेक्टिवली, तो क्या होगा देखिए, work done in pushing the volume delta V of incompressible liquid across the section B to C, यहाँ पे B है यहाँ पे C है, इसे पुश करेगा, क्यों जाएगा उधर लिक्विड, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे प्रेशर कितना है आपका, P1 है, वहां P2 है, ओके।
देन वर्क डन हमारा क्या होगा, P1 माइनस P2 जो प्रेशर डिफरेंस इनटू वॉल्यूम, जो वॉल्यूम लिक्विड का जा गया है, इंटर किया है, डेल्टा V, मान लेते हैं उसका मास कितना है, डेल्टा M है, कंसीडर कर लेंगे हम कि मास कितना है, डेल्टा M है, वॉल्यूम कितना है उसका, डेल्टा V है। तो ये हमारा वर्क डन होगा। अब ये वर्क डन हमारा किन किन तरीके से फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा, उसके दो वे होंगे हमारे। पहला हमारा ये हो सकता है कि जितने भी आपका मास है फ्लूइड का, वो क्या करे, उसको गेन करे पोटेंशियल के रूप में, बिकॉज इट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ फ्लूइड। सेकेंड वन क्या हो सकता है कि प्रेशर डिफरेंस से जब वो आपका फ्लूइड जा रहा है उसमें, तो उसमें वेलोसिटी गेन करेगा, एंड दैट वेलोसिटी क्या करेगा, वो पजेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। इन दोनों तरीकों में आप देखिए, दिस वर्क डन इज यूज्ड बाय द लिक्विड इन टू वेज। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी होगा ये, दैट इज mgh, क्योंकि लिक्विड क्या है, हाइट से ऊपर है। आप देखिए फिगर में, आप देखेंगे एक H1 पे है, एक H2 पे है, दैट डिफरेंस कितना हुआ, कितना हाइट ऊपर गया, H2 माइनस H1, H2 ज्यादा है आपका, एंड कितना मास है, डेल्टा M है, वहां पे G ग्रेविटी होगी जो वर्क करेगा, एक जनरल केस है, जहां पे हम जिस लैब फ्रेम में करेंगे वहां की वैल्यू होगी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दैट वेलोसिटी चेंज कितना हुआ, ये प्रेशर डिफरेंस है, जब वहां पे गया फ्लूइड हमारा, तो वेलोसिटी चेंज कितना हुआ, दैट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। नाउ एज लिक्विड इज नॉन विस्कस बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, नॉन विस्कस है इसीलिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन विस्कस होने से उसके लेयर के बीच में किसी प्रकार का फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है फ्लूइड के लेयर के बीच में, जिससे क्या होगा, वहां एनर्जी लॉस नहीं होगा किसी प्रकार का, तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसीलिए हमने क्या माना है, इसको नॉन विस्कस फ्लूइड माना है। तो भाई अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा इसमें, देखिए दैट इज वर्क क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी जो चेंज आया है आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी कैन राइट इन सभी की वैल्यू, चाहे W की वैल्यू हो, डेल U की वैल्यू हो, डेल K की वैल्यू हो, सभी को 1 2 3 4 से हम रखेंगे। इसमें क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे जो वर्क है उसका कितना होगा, P1 माइनस P2 डेल V होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, डेल्टा M होगा, ये मास डिफरेंस जो है मास है उसका, G H2 माइनस H1 प्लस 1/2 डेल M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर होगा। या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि डेल V को डिवाइड कर दिए, डिवाइड करेंगे क्या होगा, डेल M अपॉन डेल V होगा, G H2 माइनस H1। भाई डेल V से हमने डिवाइड कर दिया ना, इधर करिए इसको, या दोनों तरफ करिए, कोई फर्क पड़ेगा उससे नहीं। भाई डेल V से हम दोनों तरफ इक्वेशन में दोनों तरफ से मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम अगर नंबर से हम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट इज डेल V से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे आएगा डेल M अपॉन डेल V, यहाँ से डेल V आपका कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1/2 डेल M डेल V। और मास अपॉन वॉल्यूम, जो मास है उस फ्लूइड का, उसका वॉल्यूम जो भी है लिया गया है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। लिख सकते हैं इसको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो आइए लिखते हैं इसको, सिंस रो डेल M अपॉन डेल V डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगा, देयरफॉर वी कैन राइट द इक्वेशन, प्रीवियस इक्वेशन क्या है आपका, इसको लिख सकते हैं हम क्या, जहां पे डेल M अपॉन डेल V है उसी की जगह हम क्या रखेंगे, रो रखेंगे, जहां पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब हमारा प्रूविंग हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जितने वन सबस्क्रिप्ट में जितने वन लिया है उसको एक तरफ करिए, 2 को एक तरफ करिए। देखिए P1 हमने इधर रखा, यहाँ पे क्या आएगा, रो G H2 एंड रो G H1, माइनस में आएगा रो G माइनस H1 होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, इधर ले आएंगे तो प्लस में होगा रो G H1। यहाँ पे देखिए 1/2 रो V2 स्क्वायर 1/2 रो V1 स्क्वायर, हमने V1 स्क्वायर माइनस में है, इस तरफ लाए प्लस में हो गया, मतलब P1 प्लस रो G H1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर। ये इक्वल होगा किसके, देखिए क्या है यहाँ पे रहेगा, इधर लाएंगे P2 होगा रो G H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। मीन्स प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल है 1 और 2 पे, दोनों एंड पे, दोनों एंड पे क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हर एक उस ट्यूब के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो V स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हमारा जो है बर्नौलीज थ्योरम का प्रूविंग है। बड़े ध्यान से करेंगे, बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है आपके लिए, कोई बहुत बड़े टर्म नहीं, बस सिंपल सी बातें हैं, आप करेंगे प्रूविंग कर सकते हैं।
सबसे पहली बात आप स्टेटमेंट याद रखेंगे इसका। आइए आगे देखते हैं इसको। P rho GH plus 1/2 rho V square इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। दिस इक्वेशन इज बर्नौलीज इक्वेशन and expresses principle of conservation of mechanical energy in case of moving fluid। ये हमारा किस पे बेस है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे इन केस ऑफ मूविंग फ्लूइड। तो ये हमारी इसका जो है बर्नौलीज थ्योरम का जो है उसकी प्रूविंग है। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको कोई डाउट वाली बात नहीं होगी इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ी सी इसमें बात करेंगे कि हमने कहा प्रेशर यहाँ पे लिखा है P रो जी एच 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमने कहा इसे बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों, कैसे बोल सकते हैं? ऐसे तो हमने आपने सिर्फ P को क्या पढ़ा है, प्रेशर है, एनर्जी कहाँ से हो गया? तो इस पे हम थोड़ा अलग बात करेंगे जिससे आपका ये भी जो आपका मन में दुविधा होगी वो भी आपका क्लियर होगा। आइए देखते हैं इसको। देखिए बात करेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक जनरल हम केस ऐसा मानेंगे, उसको आप दिखाएंगे कैसे प्रेशर एनर्जी P बन रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन रहा है, P बन रहा है। आइए देखते हैं। इफ लिक्विड मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस L, डिस्प्लेसमेंट कितना है, L है, ड्यू टू द प्रेशर P ऑन एरिया A, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, जो प्रेशर एनर्जी होगा वो वर्क होगा, और वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका ये है, डिस्प्लेसमेंट L किया है। फोर्स को हम प्रेशर के टर्म में क्या लिख सकते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। दैट फोर्स वी कैन राइट फोर्स एज अ प्रेशर टाइम एरिया, दैट इज P इंटू ए, एंड एरिया इंटू लेंथ, जो डिस्प्लेसमेंट है वही क्या बन जाएगा आपका, वॉल्यूम बनेगा, दैट इज P इंटू वी, दैट इज द प्रेशर एनर्जी। लेकिन हमें निकालना क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या करेंगे, V से डिवाइड करिए। इसलिए हमने कहा था कि जो आपका P है यहां पे क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अभी क्लियर हुआ होगा कि हम क्यों P को बोल रहे हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आगे देखिए इसको। अगली बात है इसी में कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। इफ ए लिक्विड ऑफ मास m एंड वॉल्यूम v है, इज एट हाइट h, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या है, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह या पोजीशन की वजह है कि जिसकी वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी वो गेन कर रहा है। तो हमारा जो फ्लूइड का मास है वो कहां, h1 से h2 पे जाएगा, और उसका हाइट का डिफरेंस h2 माइनस h1 है। वहां पे अगर बर्नौलीज थ्योरम की जो हम प्रूविंग कर रहे हैं उसमें देखिए H1 से H2 पे गया फ्लूइड का मास, तो वो क्या करेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन आपका चेंज हुआ। उस कंडीशन में वो जो एनर्जी है वो स्टोर करेगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। सेम यहां पे ये है, लिया गया है एक जनरल केस में कि अगर हाइट h पे है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से लिया जाता है, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, अर्थ है। उस कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हम जानते हैं सभी लोग, आपने छोटे पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा ना, 9th वगैरह में, देखिए mgh होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, इसमें वॉल्यूम से डिवाइड करिए, जो भी इसका वॉल्यूम है उससे डिवाइड करिए, तो m/v बन जाएगा। यही क्या कहलाएगा आपका डेंसिटी। किसका डेंसिटी होगा, हमने किसके वॉल्यूम से डिवाइड किया है, उस फ्लूइड के वॉल्यूम से, जितना फ्लूइड ऊपर गया, और वही क्या बन जाएगा हमारा डेंसिटी रो जी एच। इसीलिए से क्या बोल रहे थे हम अभी तक, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, इफ ए लिक्विड ऑफ मास m एंड वॉल्यूम v इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी v, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 mv² होगा। यहां पे देखिए अगर पर यूनिट वॉल्यूम इसमें भी निकालना था, हम उसी फ्लूइड के वॉल्यूम से डिवाइड करें, जो भी वॉल्यूम क्या है उस मोशन v वेलोसिटी से जा रहा है, अगर हम डिवाइड करेंगे वही क्या बन जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 1/2 mv²/v। जहां पे देखिए ये जो हम ऐसा लिखते हैं, जहां थोड़ा बाहर निकला होगा आपका, उसे क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी। और जो प्लेन आपका देखिए सिंपल सा ऐसा लिखते हैं, उसे क्या है, वॉल्यूम है। तो ध्यान रखेंगे ये इसका, ये क्या है यहाँ पे, स्पीड बोलिए इसको,
वेलोसिटी लिखता हूं मैं, ये वेलोसिटी है आपका, और जो हम v लिखते हैं आपका इस तरह से, उसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम है। तो इसमें आप अंतर रखिएगा, ये नहीं दोनों मिक्स कर दिया, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम एक जैसा दिख रहा है तो आप, तो इसलिए मैंने इसको स्मॉल v लिखा है, इसको कैपिटल V से। चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहां पे आपको स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा बर्नौलीज थ्योरम का। उसके बाद लास्ट में ये बात करते हैं कि द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इन एन आइडियल फ्लूइड, स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड आइडियल फ्लो। ये मतलब क्या, आइडियल फ्लो क्या है या फ्लूइड क्या है, जो इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, एसटीडी फ्लो हो एंड इरोटेशनल फ्लो हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। और फ्लूइड फ्लो कैसा है, आइडियल है, उस पे अप्लाई होगा। उस केस में क्या होगा, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा उस ट्यूब के हर एक पॉइंट पे। जहां भी फ्लूइड है उसका, उसके क्या होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। इसको एक तरीके से और भी लिखेंगे हम, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे P है प्लस यहां पे रो जी एच लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड 1/2 रो वी स्क्वायर, ये क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। अगर हम क्या करें, यहां पे डेंसिटी, उस फ्लूइड की डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से डिवाइड कर दें, पूरे में दोनों तरफ करिए भाई। रो जो फ्लूइड हमने लिया होगा उसके लिए डेंसिटी वही होगा, जी आप जिस भी लैब फ्रेम में होंगे वहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका वही चेंज नहीं होगा। उन दोनों कंडीशन में ये हमारे क्या है, कांस्टेंट जैसे हैं। तो जब हम रो जी से सभी तरफ डिवाइड करेंगे, यहां भी डिवाइड करेंगे कांस्टेंट की तरफ, तो वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट ही बनेगा। उस कंडीशन देखिए P अपॉन रो जी प्लस एच अपॉन, यहां से रो एंड जी कट जाएगा, आपका एच आएगा यहाँ पे रो कटेगा लेकिन जी नीचे रहेगा, वो कटेगा नहीं, वी स्क्वायर अपॉन 2g। अगर ऐसे हम इसको लिखते हैं तो इसका क्या फायदा है, आप देखिए इसमें, आप देखिए कि P अपॉन रो जी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिखने पे थोड़ा चेंज करेंगे, इसी को हमने रीअरेंज किया है। उसमें क्या मिला हमको, प्रेशर हेड मिलेगा यहाँ पे, जो जहाँ पे प्रेशर होगा, जैसे हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे थे, उसे क्या बोलेंगे हम, अब प्रेशर हेड बोलेंगे, रो जी से जब डिवाइड किया है। पोटेंशियल हेड बोलेंगे जहां पोटेंशियल एनर्जी था आपका, काइनेटिक एनर्जी जहां पे था उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी हेड। और इन सब का सम क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड प्लस वेलोसिटी हेड, वो क्या होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे, फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगला देखिए एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है किसका, बर्नौलीज थ्योरम का। बर्नौलीज थ्योरम, ये है एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम का। तो आइए इसको भी देखते हैं थोड़ा सा। ये टॉरिसेलिस लॉ बोलते हैं इसको। क्या है ये, मान लेते हैं एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, और साथ में यहाँ पे छोटा सा एक होल करते हैं इसमें नीचे। पूरे टैंक के जहां तक वाटर लेवल है उसकी हाइट है कैपिटल H। जहां पे हमने होल किया है इसमें, इस टैंक में, वो वाटर जो लेवल है आपका अपर लेवल है उससे स्मॉल h हाइट नीचे। तो अगर हम कहें होल जो है आपका जो इसमें टैंक में किया गया है वो ग्राउंड लेवल से कितना होगा, दैट इज h माइनस h होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ऐसी कंडीशन में जब इसमें होल होगा तो वहां से क्या वाटर निकलेगा आपका, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो वाटर जो निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v है, यही v हमको फाइंड करना है। किसकी हेल्प से हम करेंगे, ये बर्नौलीज थ्योरम से। देखिए ये वेलोसिटी क्या होगी, और ये जो पानी निकल रहा है उसका देखिए यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा इसमें, इसका कुछ रेंज यहाँ पे देखिए बनेगा कि टैंक से कितना दूरी तक पानी जाएगा, वो उसे बोलेंगे हम रेंज। यहाँ पे r से दिखाते हैं इसको, r कितना होगा, या किस कंडीशन में कि हाइट कितनी हो, अगर h है और हम होल किस जगह पे करें, कितने हाइट पे करें, ग्राउंड लेवल से या सरफेस लेवल से, जिससे क्या हो हमें मैक्सिमम रेंज मिले।
मतलब ये पानी कितनी दूरी तक जा सकता है, उसे बोलेंगे हम आर मैक्स। ये दोनों बातें हम फाइंड करेंगे कैसे, बर्नौलीज थ्योरम से। तो यहां पे देखिए कुछ हम कंसीडर करते हैं कि एज सोन इन द फिगर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेसल ए, जो ऊपर का एरिया है इसे बोल रहे हैं यहां पे, जो खुला हुआ हिस्सा है ए है, वो एरिया क्या है, ए है, इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ओरिफिक। जो हमने यहां पे छोटा सा होल किया है, स्मॉल एच हाइट, नीचे कहां से, वाटर सरफेस से, ऊपर से स्मॉल एच हाइट पे है, वहां पे कह रहे हैं ये क्या है, उसके कंपेयर में बहुत स्मॉल है। अगर ए का देखें, ए का एरिया देखें वो क्या है, बहुत बड़ा है, और ये जो हमने ओरिफिक यहां छोटा सा होल है वो बहुत स्मॉल है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, अगर इस पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने लगाए तो क्या होगा कि एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, मतलब एरिया जितना ज्यादा उसके वेलोसिटी क्या होगा, उतना कम होगा। वैसे भी समझिए, यहां से वाटर निकल रहा है बहुत छोटे होल से, और यहां पे क्या है, बहुत बड़ा एरिया है। अब होने का मतलब यह है कि यहां पे लिक्विड की वेलोसिटी कैसे चलेगा, इस डायरेक्शन में। अब जब हमारा वाटर का ये एरिया इतना ज्यादा है तो यहां से पानी कितना भी निकले, लेकिन इसका क्या होगा, ये तेजी से नीचे आएगा, बड़े आसानी से होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा इसके कंपेयर में। इसलिए हम कह रहे हैं यहां पे कि द कंपेयर टू द ओरिफिक बी, देयरफॉर स्पीड ऑफ लिक्विड, कहां का, वहां का स्पीड, जो लेवल नीचे आएगा, स्पीड ऑफ एट ए इज जीरो, या वी ए हम क्या, नीचे तो आएगा लेकिन नियरली हम जीरो करेंगे इसको, क्या मान लेंगे कि नियरली जीरो है। ए के सरफेस पे जो ए आपका एंड है उस पे जो हम वेलोसिटी मान रहे हैं वो क्या होगा, नियरली जीरो है, उसको हम जीरो रखेंगे। आइए इस पे अप्लाई करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। अप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमको, द फ्लूइड एट द सेक्शन ए एंड बी आर एट सेम प्रेशर, दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट। आइए अप्लाई करेंगे इस पे, क्या मिलेगा हमको, पी नॉट। अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट ए एंड बी, क्या मिलेगा हमको, वहां पे प्रेशर क्या है, ए एंड पे, ए एंड बी दोनों पे लगाएंगे, पी नॉट है। पोटेंशियल कितना होगा, वाटर लेवल, एच हाइट पे है, कैपिटल एच, रो जी एच। वेलोसिटी 1/2 रो वी ए स्क्वायर, हमने वी ए को जीरो माना, ये टर्म आपका पहले ही जीरो हो जाएगा। सेम बी पॉइंट पे जो ओरिफिक है, छोटा सा होल है, उस पे लगाएंगे, पी नॉट होगा प्लस रो जी एच माइनस एच। हाइट कहां से लेंगे हम, ग्राउंड लेवल से, दैट इज एच माइनस एच होगा, प्लस 1/2 रो वी बी स्क्वायर होगा ना। ये उस कंडीशन में क्या होगा, पी नॉट एंड पी नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा रो जी एच माइनस रो जी एच होगा, इसी में मल्टीप्लाई करिए, रो जी एच कैपिटल में एंड रो जी एच माइनस में आएगा स्मॉल एच, प्लस 1/2 रो वी बी स्क्वायर। ये दोनों आपके कैंसिल होंगे। यहां से देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहां से करेंगे 1/2 रो वी बी स्क्वायर, रो जी एच होगा, वी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gh, या वी बी कितना होगा रूट में 2gh। ये सेम वैसा ही है जैसे किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में किसी हाइट h से गिराया जाए, ग्राउंड लेवल में पहुंचने में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रूट 2gh। निकाल सकते हैं इसको, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh से, u आपका जीरो है, फ्री फॉल है, तो v स्क्वायर कितना होगा 2gh के बराबर होगा। उस कंडीशन में वेलोसिटी कितना होगा, रूट 2gh। सिंपल सा होगा। ओके, and this result is same as that of the velocity acquired by the freely falling bodies। बिल्कुल सही है, ये हमारा कैसा रिजल्ट है, उसी के सेम है जैसे फ्री फॉल में बॉडी जब गिरता है आपका। आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए हाइट h, आफ्टर फॉलिंग थ्रू h हाइट एंड इज नोन एज टॉरिसेलिस लॉ। एज वी नो, अगर इस पे अप्लाई करेंगे भाई, यहां से तो ये वाटर जो है b से निकल रहा है, वेलोसिटी 2gh हमने मान लिया। अब इसका हम ये भी निकाल सकते हैं, हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। वहां से कोई अगर हम एक वाटर का कुछ भी मास ले हल्का सा छोटा सा, वो मास कितने समय पे ग्राउंड पे गिरेगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। उसको निकाल सकते हैं हम सेकेंड इक्वेशन से, क्या होगा, s इक्वल्स टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, यू आपका जीरो होगा, हाफ ए टी स्क्वायर जी होगा वहां पे। यहां से हम t निकाल सकते हैं, और t कितना आएगा आपका, हाइट हमने यहां h माइनस एच रखा है क्योंकि ग्राउंड लेवल से लेंगे ना, h माइनस एच, यहां से t आपका 2gh माइनस एच होगा अपॉन g। t यहां पे क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट एज इन केस ऑफ हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर।
हॉरिजेंटल रेंज कितना होगा आर इंटू, अब रेंज कितना निकालेंगे, कहां पे जाके गिरता है, ये है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखिए ये वाटर से भरा हुआ है आपका, यहां पे हमने छोटा सा एक होल किया, टोटल हाइट h है, यहां से h डिस्टेंस है, ये कितना होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा, यहाँ v वेलोसिटी से ये गिर रहा है, ठीक, हमने निकाल लिया है। रेंज हमको ये निकाला, ये रेंज कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालने का तरीका, ये वेलोसिटी हमको आइडिया है, स्पीड इक्वल टू क्या हो, डिस्टेंस इंटू सॉरी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड हमको आइडिया है vx है, और टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t, इसको मल्टीप्लाई करिए हमें रेंज मिल जाएगी। आइए करके चेक करते हैं कितना आएगा ये। तो r आएगा 2gh, 2h माइनस एच अपॉन जी होगा, 2h माइनस एच होगा। अब ये रेंज आपका आ गया। अब ये स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं दी गई हैं, एक ऐसा जनरल केस है, अगर हमें h की वैल्यू स्मॉल h कैपिटल H ये आइडिया हो तो हम बता सकते हैं रेंज आपका कितना होगा, वेलोसिटी बता सकते हैं हम लोग कितना होगा। अब हम बात करते हैं कि रेंज विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, तो उस वो केस कब हो सकता है, जब स्मॉल h और h माइनस एच ये दोनों टर्म हमारे क्या हो, इक्वल, तभी तो मैक्सिमम होगा, रूट से बाहर आएगा। h इक्वल्स टू h माइनस एच, h इक्वल्स टू h बाई 2 आएगा। इसको रख के चेक करते हैं मैक्सिमम रेंज कितना होगा, रखने पर हमें मिलता है कि अगर रेंज हमें मैक्सिमम कितना हो सकता है h, और कब होगा रेंज, जब हम जो है जो होल कर रहे हो वो ऊपर के लेवल से क्या हो, उसके हाफ पे हो, टैंकर के आधे पे अगर हम होल करेंगे तो हमारा उस कंडीशन में जो वाटर होगा वो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा, ठीक है, उस टैंकर के हाइट के बराबर रेंज होगा। तो ये हमने देखा, एक बार चेक करिए इसको। तो ये हमारा लेक्चर 1 था, थोड़ा शॉर्ट में हमने इसको आपको ये दोबारा से हमने रिवीजन करवाया, जिन्होंने नहीं देखा उसको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा और आज पढ़ने के दौरान हमें चीज़ें याद रहेंगी। तो आइए देखते हैं हम, पार्ट 2 है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। आइए शुरुआत कर, पहले हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल है आपका, देखते हैं, सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल है, एक बार आप देखिए पढ़िए। द सिलेंड्रिकल ट्यूब है ऑफ ए स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन एंड ऑफ विच हैज 40 फाइन होल्स, एक तरफ क्या है 40 फाइन होल्स है, स्प्रे है, ऑफ एरिया 10 पावर कितना है -8 है मीटर स्क्वायर। इफ द लिक्विड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब विथ अ स्पीड ऑफ 0.15 मीटर पर मिनट है, सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, पर मिनट है तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करिए, एंड देन फाइंड द स्पीड विथ विच द लिक्विड इज इजेक्टेड थ्रू द होल। तो सिंपल आप देखिए पहले क्या गिवन है इसको रखेंगे, अप्लाई तो वही करना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2। तो पहले देखते हैं एरिया कितना दिया गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सभी MKS में करेंगे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आप जब भी करिए MKS SI यूनिट में करिए। कितना होगा 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में चेंज करेंगे 10 पावर -2 होगा, स्क्वायर करेंगे 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। 8 × 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा, ओके। और A2 यहां रखेंगे 40 × 10 पावर -8 मीटर स्क्वायर होगा। V1 कितना होगा 0.15 मीटर पर मिनट होगा, एंड V1 होगा 0.15 अपॉन 60 मीटर पर सेकेंड। V2 आपका क्या होगा निकालना है, रखिए इसमें वैल्यू। A1 आपका होगा 8 × 10 पावर -4 इंटू 0.5 एंड 60 से आप डिवाइड करेंगे, V1 आपको रखा हुआ है यहाँ पे, 60 से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे आपको देखिए किसमें दिया गया पर मिनट दिया गया है, 60 से डिवाइड किया, और यहाँ पे क्या है एरिया उधर रखेंगे क्योंकि 40 फाइन होल में डिवाइड किया गया है इसको, तो हम 40 से डिवाइड करके तब एरिया रखेंगे, 10 पावर 8 है वो आपको दिया गया है मीटर स्क्वायर, वो मीटर स्क्वायर में दिया है तो 40 से बस मल्टीप्लाई करेंगे, एंड V2 फाइंड करना है, V2 हम कैलकुलेट करेंगे, आपको 5 मीटर पर सेकेंड आएगा इसमें, ओके। V2 आपका 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इस तरीके से।
आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज लॉ लिखा गया है। तो एप्लीकेशन हमने इसमें एक एप्लीकेशन हमने पहले ही देख लिया, स्पीड ऑफ इफ्लक्स या बोलते हैं, उसकी टॉरिसेली लॉ बोलेंगे। इसको हमने देख रखा है, जहाँ पे हमने ये किया था, एक टैंकर है जिसमें हमने एक छोटा सा होल किया, उसका रेंज कितना होगा, वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से वहाँ फ्लूइड निकलेगा, ये सब बातें हमने की थी वहाँ। आइए इसमें इसी तरीके से आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे क्या होगा। आगे इसमें ये होगा, हम देखते हैं मैग्नेस इफेक्ट क्या है। तो आइए देखते हैं मैग्नेस इफेक्ट क्या होगा। यह अक्सर ऑब्जर्व किया जा सकता है स्पिनिंग बॉल में, जैसे क्रिकेट बॉल है या टेनिस की बॉल है। टेनिस में क्या होगा, अगर हमने बॉल को हिट किया और बॉल को कहीं कॉर्नर पे या किसी जगह ऐसा लगता है जहां पे वो स्विंग करने लगे, एयर में अगर स्विंग करेगा तो वहां पे क्या होगा, हमारा एयर में साथ में एयर को ड्रैग करेगा बॉल के साथ, और बॉल में थोड़ा खुरदुरा तो होगा ही, और उसकी वजह से वो एयर को साथ में लेके स्पिन करेगा, तो उसको किसी सरफेस पे क्या होगा, एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी स्पिनिंग इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू स्पिन ऑफ बॉल, और एक जगह क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। जिस तरफ हमारा वेलोसिटी कम होगा, जैसा कि यहां पे दिया है डिक्रीज, वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा, वहां पे हमारा P2 क्या होगा, हाई होगा। दूसरा क्या है, जहां पे वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करेगा, एयर की वेलोसिटी जो उसके आसपास बॉल के पास है, वहां पे क्या होगा, हमारा P1 क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। मतलब P1 कम होगा किससे, P2 से। उस केस में क्या होगा, हमारा प्रेशर क्या है कि ऊपर हमारा प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है। उस कंडीशन में क्या करेगा, बॉल हमारा ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज F। इसकी वजह से हमारा बॉल जो चलेगा वो किस पे, कर्व पाथ पे चलेगा। अब प्रेशर एंड वेलोसिटी में रिलेशन कैसे देख सकते हैं, बर्नौलीज थ्योरम का यहाँ क्या यूज है आप देखिए। P इक्वल टू रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर बोलते हैं हम, कांस्टेंट है। P यहाँ पे ऐसा भी देख सकते हैं कि भाई रो जी एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट है। जिस बॉल पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक ही ग्राउंड में है, जी चेंज नहीं होगा, एयर का डेंसिटी वही रहेगा, हाइट सेम हाइट पे, 1 मीटर आधे मीटर से कोई फर्क आपको नहीं अंदाजा लगा सकते आप। तो हम ऐसे बात करेंगे तो वहां पे रो जी एच क्या होगा, नेग्लेजिबल मानेंगे। तो P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो एक अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर हमारा क्या होगा, घटेगा, या प्रेशर बढ़ता है तो वहां वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं यहां के लिए केवल कि प्रेशर हमारा क्या है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस तरीके से हम समझा सकते हैं मैग्नेस इफेक्ट, या ऑब्जर्व किया जाता है कोई स्पिनिंग बॉल हो, टेनिस या क्रिकेट बॉल हो, उस पर हम ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए स्पिनर्स क्या करते हैं, बॉल को कर्व होता है, स्विंग करता है, स्विंग करवाते भी हैं। अगर उसी पे बॉल पे हम थोड़ा सा सैंड पेपर रगड़ दें, वो और खुरदरा हो, तो इसका इफेक्ट हम और देख सकते हैं, जो कि क्रिकेट में इलीगल भी है। इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, मैग्नेस इफेक्ट बोलेंगे। ये आपका बर्नौलीज थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। अगला हम देखते हैं, हमारा इसी में एक एप्लीकेशन और है, ब्लोइंग ऑफ टिन रूफ इन द विंड स्टॉर्म। देखिए कभी कभी देखिए, अभी भी क्या होता है कि अगर आप देखिए घरों पे छप्पर लगा हुआ है, जैसे टिन के आते हैं चद्दर की, अगर वहाँ पे छावनी है, और क्या हो ज़्यादातर आप देखिए आंधी तूफान जैसे मौसम में क्या होगा, जब तूफान बहुत तेजी से हो, छत पे छप्पर है, अब उसका इफेक्ट कैसे ये हम देखते हैं, क्यों उड़ जाता है टीन का जो चद्दर होगा, क्यों उड़ता है वो देखते हैं हम लोग। देखिए मान लेते हैं कि एक हम घर बनाएंगे जिस पर हम टीन की जो है छावनी करते हैं, ये है, ये इसमें दरवाजा भी लगा हुआ है ऐसे। अब यहां पे क्या है, विंड स्टॉर्म है, मतलब आंधी का मौसम है, विंड स्टॉर्म। यहां पे एयर बहुत तेज है, वेलोसिटी यहां पे हाई वेलोसिटी, हायर वेलोसिटी है ऑफ एयर। अब होगा क्या, बाहर यहां पे आपका चारों तरफ दीवार हो, घर का मतलब ये होता है ना, 4 दीवारें होंगी, दरवाजा होगा आपका, ऊपर टीन है। अब होगा क्या कि बाहर तो एयर, हमारा एयर की जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा है, अंदर क्या होगा आपका, वही जो प्रेशर होगा कमरे का वो होगा आपका समथिंग P0 मानते हैं। लेकिन बाहर क्या होगा, हायर वेलोसिटी की वजह से हमारा यहां प्रेशर क्या होगा, मान लेते हैं P है या P प्राइम है या P1 बोलते हैं, P1 है। अंदर क्या है, P0 है, वहां पे कोई एयर नहीं है, नॉर्मल प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा वही होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा कि
हायर वेलोसिटी, एयर की ज्यादा वेलोसिटी होने के कारण से आंधी तूफान में चल रहा है भाई, उस समय क्या होगा यहाँ पे प्रेशर हमारा, वेलोसिटी जब एयर का ज्यादा होगा वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मतलब P1 यहाँ पे क्या होगा, कम होगा किससे, P0 से। P1 क्या होगा, कम होगा किससे, P0 से। इसलिए इस टिन पर हमारा एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर लगेगा ये। अगर ये सही से बंधा हुआ नहीं है उस कंडीशन में बाकी अंदर से ही एक फोर्स लगेगा, तो ये हमारा टिन जो है, जो छत है उसका, वो उड़ जाएगा। विंड स्टॉर्म की वजह से आंधी तूफान में उड़ जाता है कभी कभार। अगर अच्छे से नहीं लगाया हुआ है, अच्छे से बांधिए तो इतना जल्दी नहीं होगा। ये फोर्स रोकने लायक रहेगी, इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स से आप उसको रखिए, जकड़ के रखिए एकदम बढ़िया से, तो वो नहीं जाएगा। तो ये कारण होता है, यहाँ से हम समझा सकते हैं किससे, फिर से यूज हुआ कौन सा, बर्नौली थ्योरम। उससे समझा सकते हैं क्यों छप्पर आपका उड़ जाएगा आंधी के मौसम में। चलिए अगला देखते हैं। इसी में यहां पे लिखा है अट्रैक्शन फोर्स बाई फास्ट मूविंग ट्रेन। अब देखिए ट्रेन, जैसे देखिए कभी अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहिए, ट्रेन जब हाई स्पीड से जाता है तो उसके आसपास पेपर, स्ट्रॉज, कप या बहुत सारी लाइटर चीजें होती हैं। वो क्या होता है, एक फोर्स की वजह से ट्रेन के पास आते हैं तुरंत। जैसे ट्रेन हाई स्पीड से अगर गुजरता है प्लेटफॉर्म पे, उसके पास ये कागज, स्ट्रॉज या कप, चाय के कप हैं, जो भी हल्के रहते हैं, वो सब क्या उसकी तरफ चलते हैं, ट्रेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उस पर, ट्रेन पे, ट्रेन की ओर क्यों जाते हैं, उसका कारण देखिए हम फिर से समझ सकते हैं किससे, बाय द बर्नौलीज थ्योरम। आइए देखते हैं कैसे। ये आपका ट्रैक है, या ट्रेन ही बनाते हैं पहले। ये ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, पेंटिंग तो नहीं कर सकता लेकिन ट्रेन है ये। अब इसकी वेलोसिटी काफ़ी हाई होती है, मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, इसका प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, वो देखता है ये सब होते हुए, और हम लोग भी देख सकते हैं, जाके वहाँ खड़े रहिए आप देखेंगे। तो होगा क्या यहाँ पे, जब ये ट्रेन जो है बहुत तेजी से अगर जाता है जब ये, तो होता क्या है, जो भी वहाँ पे आसपास जो चीज़ें हल्की लाइटर चीज़ें होती हैं, लाइक कप, स्ट्रॉज, पेपर अगर ऐसे फेंका हुआ है, कपड़े हैं हल्के, वो सब क्या होंगे, ट्रेन की ओर जाते हैं ये तुरंत। सभी पे फोर्स किधर लगता है, ट्रेन की ओर, सभी अट्रैक्ट होते हैं ट्रेन की ओर। क्यों, और ट्रेन की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये समझेंगे। देखिए होता ये है कि जब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म से या ट्रैक पे गुजरेगा, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है उस समय, जहां से ये पास होने पे इसकी वेलोसिटी काफी हाई है। तो साथ में एयर को भी लेके चल रहा है, तो जो उसके आसपास का एयर होगा, एक बैग क्या होगा, उसकी भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब यहाँ के सभी एयर जो इसके पास में इसके साथ जो चल रहे हैं, ठीक है भाई, उसको लेके चलता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और ये सब एयर की क्या होगी, वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। और जैसे ही इंक्रीज होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तुरंत यहाँ प्रेशर जो है क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। किससे किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो कि आसपास इसके यहाँ पे भी प्रेशर है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लेते हैं वो कितना है, P0। तो अब क्या हुआ, ये प्रेशर P जो ट्रेन के पास है, एटमॉस्फेयर में ट्रेन के आसपास, वो क्या है, प्रेशर डाउन हुआ। अब बाहर का जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, वो वही बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा P है, प्रेशर ट्रेन के पास वाला एयर क्या है, वो कम होगा किससे, P0 से। इस वजह से क्या होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर एक फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से जितना उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। बहुत तेजी से, बात दूसरी है कि पतले इंसान है वो भी चले जाए, लेकिन हाँ ये है कि पेपर, कप, स्ट्रॉज या अखबार के टुकड़े हैं, वो क्या करते हैं, ट्रेन के पास अट्रैक्ट होते हैं। यही कारण है, जिसे हम समझा सकते हैं किससे, बर्नौलीज थ्योरम से। ओके, आगे देखते हैं। चलिए आइए एक और इसी में देखते हैं, विस्कोसिटी क्या है।
विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी क्या कहते हैं? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, क्या है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, लिक्विड या गैस बोले, फ्लूइड में दोनों का, भाई एयर को भी लेते हैं उसी में गैस को, लिक्विड की बात करेंगे। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स। भाई लिक्विड क्या है? कोई जैसे लिक्विड है, अगर उस पर हम क्या करें कि उसके लेयर्स के बीच में अगर ज्यादा फ्रिक्शन या ज्यादा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लगने का मतलब एक दूसरे का अपोजिट लगेंगे तो उसका अपोज ज्यादा करेगा, तो उसकी विस्कोसिटी क्या करेंगे हम भाई? हाई है। जैसे आप देखिए किसी टेबल पे अगर फर्श पे आप गिराइए, एक शहद गिराइए और एक पानी का बूंद, उतना ही पानी की जितना क्वांटिटी शहद का हमने गिराया टेबल पे उतना ही पानी गिराइए, आप देखेंगे शहद जो है वहीं रुका रह जाएगा, अपेक्षा पानी क्या होगा? बहेगा, वो चाहे मतलब निकल जाएगा वैसे। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो वाटर है उसके बीच का जो, उनके बीच में जो आपका विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स लग रहा है दो लेयर के बीच में, वो कम है किससे? शहद से, उस फ्रिक्शन फोर्स से कम है। तो यही कह रहे हैं विस्कोसिटी क्या है? इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। क्या करता है? अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स, जो कि एक साथ के जो लेयर हैं उनमें क्या करता है? ये उसको अपोज करता है, यही कहलाता है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी कैसे, इसका टेम्परेचर पे कैसा, प्रेशर पे कैसा इफेक्ट होगा? हालांकि प्रेशर का बहुत खास नॉर्मली इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत एक्सेस प्रेशर पे क्या होगा? आपका जो विस्कोसिटी होगा इंक्रीज कर जाएगा, नॉर्मल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? टेम्परेचर हम जैसे ही बढ़ाते हैं विस्कोसिटी हमारा क्या करता है? डिक्रीज, मतलब उनके बीच में जो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो हमारा फोर्स अप्लाई, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू थोड़ा डिक्रीज करती है, ठीक है? तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? घटेगी। ओके, उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, लिक्विड या और गैस ब्रैकेट में लिखेंगे, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर। एडजेसेंट लेयर्स। अब बात करते हैं विस्कस फोर्स क्या है। यहां पे विस्कस फोर्स क्या होगा? द इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स विच टेंड टू रिटार्ड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर इज कॉल्ड द विस्कस फोर्स। कहने के बाद दो एडजेसेंट लेयर हैं, हमने कहा विस्कोसिटी में क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स, उसे क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स क्या है? जो उस दो एडजेसेंट लेयर हैं उनके बीच में जो अपोज रिटार्ड फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स बोलेंगे। अब इस विस्कस फोर्स के बारे में न्यूटन सर ने बताया कि ये विस्कस फोर्स होगा कैसे, कितना होगा। तो हम एक ऐसे बनाते हैं फिगर, देखिए आप दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहां पर हमने दो लेयर लिया है किसी भी फ्लूइड का। तो आप देखिए दो हॉरिजॉन्टल है, पी क्यू है और आर एस है। यहां पे देखिए जैसे हम वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहे हैं, यहां पे क्या है? उन लेयर की वेलोसिटी भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। जैसे यहां पे वी एक्स है, यहां क्या वी एक्स प्लस डेल वी एक्स है। जो लेयर का थिकनेस है वो डेल वाई हमने माना है, ठीक है? डेल वाई है, जो लेयर के बीच में थिकनेस है वो कितना है? डेल वाई है, वाई एक्सिस पे लिया है हमने। तो इस केस में हम वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं डेल वी एक्स, जो इनके बीच में वेलोसिटी है, चेंज है, वो कितना है? डेल वी एक्स है, साथ में उसका लेयर का थिकनेस डेल वाई, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इस पर न्यूटन सर क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स एफ एक्टिंग बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग इन द स्ट्रीमलाइंड मोशन डिपेंड ऑन, किन बातों पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा आपका, पहले डिपेंड करेगा एफ, जो फोर्स अप्लाई होगा वो किसके? एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। जो फोर्स अप्लाई होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? एरिया के। दूसरा क्या होगा? मतलब कांटेक्ट एरिया ऑफ लेयर, जितने कांटेक्ट में वो लेयर हैं, जो दो लेयर की बात कर रहा हूं वो कितने कांटेक्ट में है। दूसरा क्या है? फोर्स डिपेंड करेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन लेयर्स। और एफ क्या होगा? साथ में लिखे तो एरिया एंड डेल वी एक्स अपॉन डेल वाई। देखिए ये वाई, जहां पे डेल वाई लिखा हुआ है ये चेंज भी हो सकता है, और अमूमन यहाँ पे डेल वी मिलेगा आपको। तो ये डिपेंड करता है किस एक्सिस पे हम ले रहे हैं,
उन लेयर की थिकनेस किस एक्सिस पे है। अगर यही हम जेड पे लेते यहाँ डेल जेड होता, डेल वी अपॉन डेल जेड होगा। वाई में एक्स में लेते डेल एक्स होता है यहाँ पे, वहाँ डेल वी होगा। तो इस तरह से ये चेंज भी हो सकता है, आप देखेंगे अलग लिखा होगा कहीं पे, वो हमारे डिपेंड करता है हम किस एक्सिस पे ले रहे हैं। तो फोर्स कितना होगा, ईटा टाइम्स, ईटा यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा जिसे बोलेंगे ईटा, इसे क्या बोलेंगे, ईटा ए डेल वी एक्स अपॉन डेल वाई, यही हमारा कहलाता है विस्कस फोर्स। तो एडजेसेंट लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, यही है, जहां पे ए डिनोट करेगा आपका कि उन दोनों कांटेक्ट में कितना एरिया आ रहा है। दूसरा डेल वी अपॉन डेल एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। ईटा आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ईटा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ये फिक्स होगा, सभी लिक्विड के लिए अलग अलग होगा, वहां पे दिया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां भी आप कर सकते हैं, ईटा की वैल्यू दी होगी आपको, एरिया ऑफ कांटेक्ट दिया होगा, वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि लेयर एक लेयर दूसरे से कितना डिफरेंस में है, वो चेंज देखा जा रहा है ना, तो डेल वी एक्स कितना ये निकाल सकते हैं, उस लेयर की थिकनेस आपको दिया होगा, इसमें हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे इसी में। तो इस तरीके से जो है हम इस पे कई चीजें फाइंड कर सकते हैं, एक बार इसको ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए इसको एक बार हम आपको स्लाइड पूरा इसको दोबारा से चलाएंगे जिससे आपको ये आइडिया लग जाए। चलिए एक बार स्लाइड में दोबारा चला दे रहा हूँ। जिससे मैं अगर उसमें बीच में आता हूँ तो आपको दिखना वहाँ पे दिक्कत होगी, तो मैं इसमें बगल से चलाऊंगा, आप इसको पॉज करके अपने से आसानी से लिख सकते हैं इसको। आइए देखिए, ये दूसरी स्लाइड है आपको। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ओके। बाकी आप इसको एक बार और देखिए अच्छे से, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए आप लोग। आज ये खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर और लगेगा आपका, ये हम समाप्त कर देंगे। बाकी आप न्यूमेरिकल इसमें और लगाइएगा, घर पे लगाते रहिए, और जितना न्यूमेरिकल लगाएंगे उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और कोई दिक्कत होती है तो बात करिए आप लोग, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।